इसका इंपॉर्टेंस यहाँ के अलावा EM बेस में मिलेगा। कैसे, मैं बताऊंगा। अब सुनिए ध्यान से, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इसमें एक बहुत बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है जो मैं साथ ही साथ आपका रिमूव करते हुए चल रहा हूँ। वो कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा इसमें क्या होता है। आपके 4 वायर्स, मतलब ज़रूरी नहीं 4 हों, कुछ भी हो, एक भी हो सकता है। हम कुछ वायर्स यहाँ बनाने जा रहे हैं, लेट अस से हम 4 या 6 वायर्स बनाते हैं, ठीक है। तो इधर देखो, ये पहला वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है I1। ये दूसरा वायर है, इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है I2। ये तीसरा वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है I3। ये चौथा वायर है, इसमें करंट की जा रहा है I4। ये पांचवा वायर है, इसमें ऊपर जा रहा है। और ये छठा वायर है, इसमें भी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, डजंट मैटर्स। तो कुछ ये आपके सामने वायर्स हैं। अच्छा, ये वायर्स हम स्ट्रेट नहीं रखे हैं, ये यूँ रखें, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा रैंडमली अपने टेबल पे उनको एक एरिया वेक्टर की तरह रख रखा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अक्षर सुन रहे हो ना? हाँ। तो ये आप कौन सा व्यू देख रहे हैं? ये आप साइड व्यू देख रहे हैं। मैंने वही बताया कि आप इस मार्कर को अपने टेबल पे रख दें, वही बताया मैंने। अगर तुम प्लेन कहोगे तो ये y की तरफ देख रहे हैं और x के परपेंडिकुलर है। ये अगर तुम्हें वैसे टेक्निकली समझना है तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये आपका, ठीक है, इस तरह से रखे हैं टेबल पर। आपने मार्कर्स को परपेंडिकुलरली रख दिया है। रखने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगला काम जो होता है वो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर आप एक लूप बनाते हैं, एक इमेजिनरी लूप बनाते हैं। जैसे मैंने वहाँ भी बताया था, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाते हैं। और उस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस को समझाने के लिए ये भी बताया था, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कम्प्लीटली इमेजिनरी हैं, उनका अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं, लेकिन तब भी वो काम परफेक्टली करते हैं। पूरा एयर से लेके मैरीटाइम नेविगेशन से लेकर आजकल तो ओला उबर भी सब उसी से चलती है ना, तो लोकली भी लैंड नेविगेशन भी वही करा के देते हैं। तो कोई चीज़ कितनी भी फर्जी हो बट काम उसका देखा जाता है कैसे कर रही है। ऐसे यहाँ पर भी आप एक इमेजिनरी लूप बनाते हैं, ठीक है ना। तो लूप कैसे बनाते हैं? ऐसे, अगर वायर्स ही वो रखे हुए हैं तो उनको ऐसे करके आप लूप्स उनके आसपास बनाते हैं। तो I1, I2, I3, लेटेस्ट से आपने ये 4 वायर्स को एक लूप से कवर कर दिया। बात समझ में आ रही है आपको? लूप से कवर कर दिया, बहुत अच्छे। ये जो व्यू मैंने आपको दिखाया है ये साइड व्यू है। सोचिए अगर इसी का टॉप व्यू मैं दिखाऊं आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट साइड व्यू कहीं पे भी नहीं दिखाया जाता है, हर जगह टॉप व्यू ही दिखाया जाता है। मैंने जानबूझ के पहले साइड व्यू दिखाया है क्योंकि एक सर्टेन मिसकंसेप्शन है, वो फिर इससे जनरेट नहीं होगा अगर मैं पहले ही साइड व्यू दिखा दूंगा। देखिए इधर, तो एम्पियर्स लॉ में अगर मैं इसका साइड व्यू आपको दिखाऊं, टॉप साइड व्यू दिखा दिया, अब टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। आई थिंक मैंने टॉप व्यू वर्ड बोला नहीं, साइड व्यू दिखा दिया, अब टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। टॉप व्यू मतलब आप इन्हीं को, ये जो आपके सामने मार्कर आपके टेबल पे रखा है, इसको आप सीधा देखने के बजाय यूं देख रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं। जब आप ऐसे, हाँ टॉप व्यू, जब आप ऐसे करके देखेंगे, टॉप व्यू से चीज़ों को देखेंगे तो क्या होगा, I1 ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको आपकी आँख की तरफ आते हुए नजर आएगा। तो आप यहाँ क्या बना देंगे, आप यहाँ I1 बना देंगे। बोलो हाँ या ना। I2 आपको अपनी आँख से दूर जाते हुए नजर आएगा, तो आप यहाँ क्या बना देंगे, आप यहाँ I2 बना देंगे। I3 आपको अपनी आँख की तरफ आते हुए नजर आएगा, तो I3 हो सकता है कहीं थोड़ा दूर रखा हो, तो I3 आप यहाँ बना देंगे लेटस से। फिर आपका जो I4 है वो आपकी आँख से अवे जा रहा है, तो आपको I4 यूँ जाता हुआ नजर आएगा। बात समझ में आ रही? 4 हो गए। और I5, I6 आपके ये हो गए। ज़रूरी नहीं I6 यहीं हो सकता है I6 कहीं यहाँ। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? अब आप यहाँ लूप बनाएंगे, तो लूप आप कैसे बनाएंगे? लूप में आपने केवल 4 को कवर किया है, तो लूप भी मैं यहाँ बना दे रहा हूँ इस तरह से। एक धागा मान लीजिए आपने यहाँ पर रख दिया ऐसे करके। ये लूप आप बनाने के लिए फ्री है, चाहे आप सर्कुलर बनाए, स्फेरिकल बनाए या बिल्कुल अमीबॉइडल बनाए। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब रुक जाइए, पेन रखिए, अब मेरी बात ध्यान सुनिए। तो ये आप टॉप व्यू देख रहे हैं इन्हीं वायर्स का, तो आप यहाँ पर इन वायर्स का जिनका साइड व्यू आपने देखा, उन्हीं वायर्स का आप यहाँ पर टॉप व्यू देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब इस लूप का, रुक जाइए अभी लिखिए मत, प्लीज़ देखिए इधर। अब आपको इस लूप का डायरेक्शन पता करना है या डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है। तो डायरेक्शन आप कैसे स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है।
तो आप इसके लिए पूरी तरह इंडिपेंडेंट होते हैं। आप बिल्कुल अपनी मर्जी से, ठीक है ना, अक्षत कहें मुझे तो क्लॉकवाइज दिशा देनी है, मुझे क्लॉकवाइज पसंद है, मैं समय के खिलाफ नहीं चलना चाहता, इन्होंने इसको क्लॉकवाइज दे दिया। अच्छा, उधर एरिया कहते हैं कि नहीं मुझे क्लॉकवाइज नहीं देना है, सब कुछ तो एंटी क्लॉकवाइज ही पॉजिटिवली बचपन से ही देखते आ रहे हैं, तो मैं तो भैया एंटी क्लॉक को पॉजिटिव लूँगा। दोनों ही सही हैं, आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। आप चूज़ करने के लिए, यानी कि अगर मैं इसको लेफ्ट बोलूँ लेकिन मेरा मन करे कि मैं इसे राइट बोलना चाहता हूँ, तो मैं इधर से इसको राइट बोल दूँगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो बात समझ में आ रही है आपको? अब समझ में आई शायद। ये सिंपल सा मैं बार-बार एग्जांपल देता रहता हूँ। तो ये लेफ्ट है या राइट है वो मेरे पे डिपेंड करता है मैं इसे क्या बोलना चाहता हूँ। लेकिन एक बार मैंने इसको अगर लेफ्ट बोल दिया तो फिर मुझे इसको राइट बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने अपनी चॉइस यूज़ करी और मैंने इसको राइट बोला तो फिर मैं इसको राइट नहीं बोल सकता, फिर ये लेफ्ट ही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पहली दिशा मेरे हाथ में है कि मैं इसे लेफ्ट बोलूँ कि इसे लेफ्ट बोलूँ कि इसे लेफ्ट बोलूँ कि इसे लेफ्ट बोलूँ, लेकिन उसके बाद राइट तो उसके अपोजिट ही होगा। बोलो हाँ या ना? राइट फिर मेरी चॉइस नहीं रह जाएगी। अच्छा, तो बताइए क्या लिया जाए, क्लॉकवाइज लिया जाए कि एंटी क्लॉक लिया जाए? क्लॉकवाइज लें कि एंटी क्लॉक लें? आप बताइए। क्लॉकवाइज लें। तो चलिए, इस लूप का डायरेक्शन सबका म्यूचुअल कंसेंसस आ गया कि आपको लेना है क्लॉक लेना है। ठीक है, ले लिया क्लॉक, बहुत अच्छा। अब आगे की बात तो सुनो। तो डायरेक्शन दिया, ठीक है, अभी बात पूरी नहीं हुई है। अभी इधर इधर सब लोग इधर, राइट हैंड है आपका, आपने इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दी। अब आप अपने राइट हैंड को लेंगे और अपनी फिंगर्स को क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे। एक ही रास्ता बचता है कि वो यूं कर लूँगी, यूं। आप लोग चाहे आके करके देख लें खुद ही। क्लॉकवाइज लिया है तो अब मजबूरी है कि अब आप फंसना तो नहीं कहेंगे, एक बार आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दी तो अब आपकी मजबूरी है कि फिंगर्स को आप जाहिर सी बात है यूं ही करवाएंगे। और तो कोई रास्ता कर्ल इधर आप अपना हाथ तोड़ के करवा भी ले तो भी कोई मतलब नहीं है ना, वो कर्ल नहीं माना जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है। तो आपने इस तरह से कर्ल कर लिया, ठीक है। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। तो क्योंकि आपने क्लॉकवाइज अपने मन से चुना तो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग फिर वो अंगूठा आपका डायरेक्ट अंदर ही जाएगा और फिर उसी को पॉजिटिव लिया जाएगा। जो आप चुनते हैं आप उसे पॉजिटिव ही देते हैं। हाँ, कुछ नहीं, उसमें बता रहा हूँ। आपने क्लॉकवाइज लिया, अंगूठा अंदर गया, जो दिशा आप चुनते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉजिटिव ही होती है, ठीक है ना। तो ये दिशा आपने क्लॉकवाइज चुनी तो ये तो दिशा नहीं है, ये सेंस है। जो सेंस आपने क्लॉकवाइज चुना उस सेंस के अलॉन्ग अगर आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो अंगूठा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सेंस पॉजिटिव तो सेंस की वजह से डायरेक्शन भी पॉजिटिव। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंदर बाहर से नहीं मतलब है। यहाँ पर आपने क्लॉकवाइज चुन लिया, अब क्लॉकवाइज है सेंस, क्लॉकवाइज की वजह से डायरेक्शन कहाँ जा रहा है? अंदर, तो अब वो आपका पॉजिटिव हो गया। यूं करो, कहाँ जा रहा है? अंदर। और अगर पेपर पे करोगे तो नीचे जाएगा। The thing is that it will go inwards to the plane of the panel or the plane of the paper. It will go inside, normally inside. तो क्लॉकवाइज आपने चुना मतलब आप पॉजिटिव ही चुनते हैं, ठीक है। तो अगर आप फिंगर्स कर्ल करते हैं तो अब आपको मजबूरन अंगूठा अंदर पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। यानी कि बाहर आने वाली कोई चीज़ क्या होगी? नेगेटिव। अंदर जाने वाली कोई चीज़ क्या होगी? पॉजिटिव। अगर आप एंटी क्लॉक लेते, तीर उल्टा होता, तब बाहर वाला हर करंट पॉजिटिव होता और अंदर वाला नेगेटिव। तभी मैं हिंट कर रहा था क्लॉक लोगे एंटी क्लॉक। हालांकि दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। तो आपने ये डायरेक्शन दे दिया तो बाय डिफॉल्ट I2 I4 पॉजिटिव हो गए, I1 I3 नेगेटिव हो गए। बात समझ में आ रही है? तो अब इसका रोल क्या है, इसका काम क्या है, तो सुन लीजिए। एम्पियर्स लॉ कहती है, लॉ एग्जैक्टली ये कहती है कि ये क्वांटम फिजिक्स से आई है तो ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये बस जैसे आपका एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, परमेबिलिटी, परमिट, ये सब क्वांटम फिजिक्स से आता रहता है। तो ये कैसे आया ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। जो है वो बता दिया कि डायरेक्शन कैसे आया, कि क्या प्लस क्या माइनस, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं है, खाली लॉ आपको एज इट इज़ जाननी है। I2 I4 दोनों कहाँ जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं। अंदर क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है, मैंने कब कहा नेगेटिव है? मैंने कहा I1 I3 नेगेटिव है क्योंकि वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। इट्स कमिंग आउट। बाहर कोई तीर आता है तो यूँ दिखता है, अंदर जाता है तो क्रॉस दिखता है, दूर जाता है। मतलब बात समझ में आ रही है? तो अब वो लॉ एग्जैक्टली जो लॉ है वो क्या है? एम्पियर्स लॉ कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन
इसे सर्कुलेशन भी कहते हैं। सर्कुलेशन मतलब अगर आप इस पॉइंट से शुरू करते हैं इंटीग्रेट करना, तो आप इसी पॉइंट तक पूरा वापस से इंटीग्रेट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करके छोड़ दे देंगे, आप पूरा लूप लेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl, मैग्नेटिक फील्ड और जो भी जिस पॉइंट पर आप, लेट से आप इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को नोटिस कर रहे हैं, अभी मैं पूरा करके दिखाऊंगा। इस पॉइंट पर dl किधर होगा, ऑब्वियस सी बात है टेंजेंशियल होगा, बोलो हाँ या ना। B हो सकता है इधर कहीं हो, ये B हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिगर खराब नहीं करूंगा मैं नए फिगर में इसको आपको बताऊंगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर B और dl जरूरी नहीं है सेम दिशा में हो, या हो भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस लूप के किसी भी एक पॉइंट को आप चुनेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब है सारे, उसके बाद सारे पॉइंट्स में इस चीज़ को, पहले एक पॉइंट पे आप B डॉट dl निकालेंगे, फिर अगले पॉइंट पे B डॉट dl निकालेंगे, फिर उसके अगले पॉइंट पर B और dl का डॉट प्रोडक्ट लेंगे जैसे आप यहाँ ले रहे हैं, फिर अगले पॉइंट पे, ऐसे जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड और dl वेक्टर का क्या लेंगे, dl बस उसका हल्का सा टेंजेंट होता है उस पॉइंट पर, हाँ एरिया नहीं, टेंजेंट, लीनियर एलिमेंट होता है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और dl वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ देंगे। इसे कहते हैं सर्कुलेशन। अभी अगली स्लाइड में और डिटेल में सब बताने वाला हूँ। इसे कहते हैं सर्कुलेशन। ये जो सर्कुलेशन होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है म्यू नॉट आई के बराबर होता है। जहाँ पे ये जो आप म्यू नॉट है वो तो आप जानते हैं परमेबिलिटी, आई जो होता है यहाँ पर वो आई नेट होता है। आई नेट मतलब मैं बताता हूँ, सम ऑफ करेंट्स। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई की जगह -i1 + i2 -i3 + i4। इनको सॉल्व करके जो आएगा वो आपका नेट आई है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी एम्पियर्स लॉ मैंने लिख दी, जो यूजुअली बुकिश आपको फॉर्म में दिखाई जाती है। ये नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ यही दिखाया जाता है। और डायरेक्शनल एरर सभी लोग कंफ्यूज होते हैं। अब इसके पहले कि मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करूं, जो मैंने जैसे आपसे बार बार कह रहा था, अगली स्लाइड में थोड़ा सा और एलैबोरेट करूंगा। इसके पहले कि मैं इसको एलैबोरेट करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसको समझने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मुझसे अब ये गलती हो गई, क्लास शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे कहता कि एम्पियर्स लॉ पर 2 लाइन बोलिए, 2 शब्द बोलिए, तो आप नहीं बोल पाते। आप में से कोई कुछ भी नहीं बोल पाता। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसका ये वाला फिगर ज़्यादातर नहीं बना होता बुक्स में, इवन टीचर्स भी नहीं पढ़ाते। मैं बहुत ज़्यादा टीचर्स तो नहीं देखा है, बट यूजुअली मैं जिनसे पढ़ा तो उन्होंने तो ये नहीं बनाया, वो सीधे ये बना देते हैं। अब सोच कर देखो, इधर देखो, अक्षर लिखना बंद करो, सोच कर देखो, ये वाला जो स्लाइड है, अगर सिर्फ ये बनाता मैं, अभी आपको पूरे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में अंटिल लूप वाले तक, है ना, करंट कैरिंग लूप तक, इससे क्या दिखाया गया? मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनवर्ड्स। इससे क्या दिखाया गया? मैग्नेटिक फील्ड गोइंग आउटवर्ड्स। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन एक बच्चे को एम्पियर्स लॉ में ये होता है कि ये फिगर देखते ही उसे लगता है कि ये करंट है, ये लूप है, किरचॉफ ने उसने बार बार ये वायर्स बनाए हैं, तो उसके अब किरचॉफ में ही नहीं, क्लास 9 से फीड है कि ये वायर होता है और ये फील्ड होता है, इसे अभी से, और अभी ये उसका नोशन आपने और स्ट्रेंथन किया है, क्योंकि आपने बार बार कम से कम 7-8 डेरिवेशंस में और 15-20 क्वेश्चंस में आपने इसको फील्ड गोइंग इनसाइड लिया है, इसको फील्ड कमिंग आउटसाइड लिया है, और इसको आपने 9 से लेकर अब तक बार बार एक तार में करंट के फॉर्म में दिखाया है। तो बच्चा जैसे ही फिगर देखता है, नेचुरली उसका माइंड, 99.99% बच्चे, तुम ऑलमोस्ट 100% बच्चे पहली निगाह में इसको देखते ही, एक टॉपर की बात अलग होगी, लेकिन ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे टॉपर को हटा के इसको देखते ही उनको लगता है ये करंट है और ये करंट की वजह से फील्ड है। वो दूसरा करंट को फील्ड समझता है और डायरेक्शन के एरो को करंट समझता है। बस वहीं से सारा रायता फैल गया। शुरुआत ही बिल्कुल गलत ट्रैक पे हो गई। आप तो कुछ भी करते रहो, कितनी मेहनत कर लो, कुछ नहीं होना है। रियलिटी क्या है? ये फील्ड ही नहीं है, करंट है। ये एरो क्या है? ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ लूप है। अगर उसे यही नहीं पता कि डायरेक्शन ऑफ लूप है, तो फिर वो डायरेक्शन के थ्रू कौन सा करंट पॉजिटिव है, आउटवर्ड वाला कि इनवर्ड वाला, वो सब निकाल नहीं पाता, बुरी तरह भरता बन जाता है इस टॉपिक का। सच है कि नहीं? सब लोग 12 पास हैं इधर। अगर मैं अभी ये साइड व्यू नहीं बनाता, सीधे ये बना देता, तो आपको देखते ही दिमाग में बात आती कि नहीं कि ये करंट कैरिंग लूप है और ये उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। ये दिमाग में आता, रहता फैल क्या नहीं। इसलिए मैं जानबूझ के पहले इसका साइड व्यू बनाता हूँ। ठीक है, 12th में दिक्कत थी कि नहीं? बोर्ड दिया है, बोर्ड देने से पहले एम्पियर्स लॉ पढ़ी थी, तो उसमें ये दिक्कत आई थी कि नहीं आई थी? पहली बार आई थी ना? हाँ, मेरी तो परमानेंट थी। तुम्हारी? मुझे पहली बार भी, मुझे हमेशा लगता रहा लास्ट तक कि ये क्या है, करंट है और ये फील्ड है। ठीक है ना? तो गुड, अगर तुम्हें पहली बार ही आई सिर्फ।
चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं तो क्या रहेगा इसमें। आप देखिए तो हमारा I1 कहाँ था, बाहर की तरफ, I2 कहाँ था, अंदर की तरफ। देखिए इधर I3 कहाँ था, बाहर की तरफ, I4 कहाँ था, अंदर की तरफ। बाहर वाले करंट से कोई मतलब नहीं होता, देखिए वो I में आएंगे भी नहीं, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, ये कैसे काम हो रहा है यहाँ पे मैं आपको समझा दूं। लेट अस से ये आपकी लूप है। अब इस लूप पर आपने डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज लिया तो वो बना दे रहा हूं। अब इस लूप पर आप ध्यान से देखिए, अगर आप कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, लेट अस से आपने एक पॉइंट यहाँ पर चूज किया, कौन सा चूज करेंगे। आपने एक पॉइंट ले लिया, ये है पॉइंट जहां पर आपको बी और डीएल निकालना है। तो डीएल किधर होगा, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जो डीएल होगा वो इधर होगा, टेंजेंशियल होता है वो तो। लेकिन बी किधर होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। I1 की वजह से I1 की वजह से फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, I1 की वजह से फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी, ध्यान से देखो। किसी भी वायर के अराउंड, जैसे पुराने वो MKT का डिब्बा आता था ना, सैमसंग की CD का डिब्बा आता था, तो अगल बस वही समझ लो, उसमें जो बीच में सपोर्ट होता था प्लास्टिक का, यानी कि रीढ़ की हड्डी की तरह होता था, और अगल बगल सारी वो सीडीज लगी होती थी, बस वैसे ही होती है फील्ड। तो ये तो वायर इस तरह है, तो फील्ड कैसी होगी, ऐसे गोलाकार होगी। तो बना के दिखा रहा हूँ। पहली फील्ड लाइन, दूसरी फील्ड लाइन, तीसरी फील्ड लाइन, चौथी फील्ड लाइन, पांचवी फील्ड लाइन। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, वायर कहाँ है, बाहर की तरफ है, तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉक। तो इनमें डायरेक्शन, तो इसलिए इस पॉइंट पर जो फील्ड आएगी I1 की वजह से, वो किधर को आएगी, इस पॉइंट पर। ये पिंक कलर से मैंने आपको दिखा दी है, ये आपकी B1 फील्ड हो गई, बोलो हाँ या ना। अब आते हैं I2 अंदर की तरफ है, लेकिन फील्ड तो गोलाकार ही होनी है। ऑरेंज से दिखा दे रहा हूँ, कलर चेंज रहेंगे सारे वायर्स के। तो I2 की वजह से फील्ड लाइन कैसी निकलेंगी, पहली फील्ड लाइन, दूसरी फील्ड लाइन, तीसरी फील्ड लाइन, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओवरलैप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम इस रूम में बैठे हो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, रेडियो सिटी, रेडियो मिर्ची, और ना जाने इतना ही नहीं दुनिया भर के प्लैनेट्स तक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पर हैं। बस तो तुम उनको सुन नहीं सकते हो। अगर यहाँ पर उनको, अगर तुम्हारे कान में सुनने वाला मैकेनिज्म होता तो तुम पागल हो जाते हैं। और वो सारी फील्ड्स तुम्हारे मूड को बार बार चेंज करती रहती हैं। हम लोग के जो मूड स्विंग वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पर वो फील्ड लाइंस हैं और बिल्कुल हमारे थ्रू हो रही हैं वो, तो हमारे सिस्टम को बहुत, डैमेज वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है ना। वो है बिल्कुल, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। जिस तरह आप ऑर्केस्ट्रा है, प्रिंसिपल सुपर पोजिशन पे चलता है, ठीक है। अब उसमें पियानो बजाओ, तबला बजाओ, दोनों की साउंड अगर सही से तुम बजा लेते हो, एक की साउंड दूसरे को सप्रेस नहीं करती है, दोनों की खिल के आती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, वही चीज़ है यहाँ पर, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो यहाँ पर जो ये I2 वजह से जो मैंने ऑरेंज फील्ड बनाई है, अगर मैं उसका वेक्टर बनाऊँ तो कैसा बनेगा, इस पॉइंट पर ऑरेंज फील्ड का वेक्टर किधर बनेगा, इस पॉइंट पर ऑरेंज फील्ड का वेक्टर इधर इधर बनेगा। देख रहे हो, ये B2 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारा पॉइंट P है, अभी मैंने P यहाँ लिखा नहीं है। तो पिंक फील्ड इस तरह से चल के आ रही है, जो फाइनली पॉइंट P पर क्या करेगी, ये पॉइंट P है, पॉइंट P पर यहाँ पर टेंजेंट बनाएगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो फील्ड का डायरेक्शन है यहाँ पर वो किधर है, हमने अभी भी जांचा था, क्या है, कैसे निकला था, करंट इधर है I1, यूँ था, I2 अंदर है, तो इसका फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर, तभी मैंने इधर लिया है, बोलो हाँ या ना।
इसीलिए तो इसका जो डायरेक्शन है वो इधर है, एंटी क्लॉक, इसीलिए इसकी V2 फील्ड इधर आई है। ऐसे ही I3, जब इतना देख लिया तो I3 भी देख लो। I3 की वजह से यहाँ पर फील्ड कैसी आएगी, 1 2 3 4 5 6, इसे गिनना ज़रूरी नहीं, मैं गिन क्यों रहा हूँ। ये देखिए जो फील्ड लाइन I3 अगेन कहाँ है, बाहर की तरफ है, यूं कर लीजिए। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आ रहा है वो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ है, तो क्लॉक आ रहा है ना, क्लॉक कैसा दिखेगा, यूं दिखेगा। अच्छा मैंने ये एंटी क्लॉक बना दिया ना गलती से, मैंने बोल के क्लॉक एंटी क्लॉक बना दिया, छोड़ो रिवर्स कर लो उसको मेंटली, ठीक है। I1 क्यों बनाया था ना मैंने, हाँ I1, चलो ठीक है एक बार फिर से देख लेते हैं। I1 यूँ था, अंगूठा यूँ किया, क्या आया, आपकी तरफ से देखने पर क्या आ रहा है, एंटी क्लॉक ही आ रहा था, तो यहाँ हाँ बिल्कुल सही है। और ये I2 हमारा क्या आ रहा था, I2 आपकी तरफ से देखने पर क्लॉक आ रहा था, बिल्कुल सही बना, बिल्कुल सही बना, आई एम नेवर रॉन्ग, हाँ ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो इस पॉइंट P पर B2 इधर है, B1 इधर है। अब आते हैं इस पर I3 पर, एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन दे दो इसको, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन हो गया, नीचे की तरफ दे दिया गलती से, ये ऐसा हो गया, ये यहाँ जाएगा, इस पॉइंट पर किधर आएगी फील्ड, इस पॉइंट पर वाइट सर्किल के नॉर्मल टेंजेंशियल आएगी B3, बोलो हाँ या ना। तो पॉइंट P को अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर पॉइंट P को मैं से रेड से दिखा दे रहा हूँ, तो पॉइंट P पर अगर आप वेक्टर्स देखें B1 B2 B3 आ रहा है, जब इतना कर ही लिया तो I4, चलो छोड़ो अच्छा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, I1 I2 I3 आ गया, ऐसे सबके साथ होगा। यहाँ पर ट्रिमेंडस फील्ड्स आएंगी सर्कुलर, और पॉइंट B पर आप देख रहे हैं ये ऑरेंज सर्किल, व्हाइट सर्किल और पिंक सर्किल तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों के 3 टेंजेंट बनेंगे, 3 नहीं 300 बनेंगे अगर 300 वायर्स हैं वहाँ पर। तो ओवरऑल फील्ड B1 B2 B3 इन तीनों को हम क्या करेंगे, इन तीनों का पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू, या पैरेललोग्राम लॉ 2 के लिए एप्लीकेबल होता है, तो x और y में इनको ड्रॉ करके इनका रिजल्टेंट निकाल, यानी कि मल्टीपल वेक्टर एडिशन हम यहाँ पर करेंगे। तो B1 B2 B3 B4 या B5 B1000 जितने भी फील्ड्स यहाँ वेक्टर्स आएंगे सबको हम वेक्टोरियली जोड़ेंगे, वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये चीज़ है। तो इस तरह से ये हम, तो B1 B2 B3 एंड 2 Bn, ये होता है LHS का B फील्ड। अब इसको विजुअलाइज करना इसके बिना बड़ा मुश्किल है ना, कि कैसे वहाँ नेट B आया और कैसे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर B1 B2 B3 कहाँ होगा पता नहीं, कहाँ है, यहाँ आए वहाँ आए, कहाँ है कुछ पता नहीं। अगले ही पॉइंट पर अगर आप ये यहाँ पर ये चीज़, ये डायग्राम दोबारा बनाए तो हो सकता है नेट B इधर आए, इस पॉइंट पर इधर आए, इस पॉइंट पर इधर आए, कहीं भी आ सकती है, एनीवेयर इट कैन कम, ठीक है ना। तो किसी हर पॉइंट पर B जरूरी नहीं एक तरफ रहेगा, कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ, वो पूरा हर एक पॉइंट पर अलग अलग B रहेगा, लेकिन DL हमेशा टेंजेंशियल रहेगा। तो हर जगह B और DL के बीच में सेम डायरेक्शन तो है नहीं, सेम एंगल तो रहेगा नहीं, तो हर एक पॉइंट का B डॉट DL अलग से निकाल के ऐड करेंगे, ठीक है ना। और ये ऐड मैनुअल करते, अगर ये ब्रोकन होता, बट ये कंटिन्यूअस है तो इसीलिए इसको हम फार्मूला वाइज कर सकते हैं, विच इज नोन एज इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया। तो चलिए B आपको समझ में आ गया, मैं एक बार फॉर्मली लिख देता हूँ कि B एट P को ही हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, P मतलब जो भी हमारा कंसर्न पॉइंट है वो होगा B, और B कितना होगा, B1 प्लस B2 एंड सो ऑन Bn। नेट फील्ड सारी हम, नेट फील्ड हमें कैसे मिलेगी, सारे इंडिविजुअल फील्ड्स को अगर हम जोड़ देंगे तो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ओके फाइन। सुनिए बात सुनिए, देखिए इधर, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब LHS की बात कर लेते हैं। I क्या है, I है यहाँ पर इस केस में I1 कहाँ है, बाहर की तरफ, तो माइनस I1, क्योंकि आपने अंदर वाले को पॉजिटिव लिया है। इसका डायरेक्शन क्या दिया, क्लॉक, I1 प्लस I2 माइनस I3 क्योंकि ये बाहर है, और I4 अगेन पॉजिटिव है। ये आपका नेट I है, बोलो हाँ या ना। I5 I6 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो बाहर है लूप के। तो ये आपका I हो गया, वो आपका B हो गया, दोनों को ये लो क्लॉक के अराउंड फिंगर कर्ल करो, अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो I2 I4 पॉजिटिव होंगे, I1 I3 नेगेटिव होंगे, I2 I4 पॉजिटिव होंगे और I1 I3 नेगेटिव होंगे। आप समझ में आ गया।
तो दिस वाज एम्पियर सर्कुटल लॉ। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन हम करते हैं। एप्लीकेशन के थ्रू हम वापस से इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की फील्ड निकालेंगे और फिर हम सोलेनॉइड और टोरॉइड निकालेंगे। तो नोट करना आप लोग को, ठीक है, कर रहे हैं तो कर लो। ये हो गया सभी का। दूसरा वाला मतलब आई और बी लिख लो, वेयर आई एंड बी आर। ये तो अलग से ये तो मैं भी व्हाइट बोर्ड पे नहीं बनाता था, ये पैनल है तो उसमें बना रहा हूँ, चैप्टर ही नहीं हुआ था, नहीं कराएंगे। तो ये हमारा एम्पियर्स लॉ हुआ। अब एम्पियर्स लॉ के 3 एप्लीकेशन, प्लीज लिसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला तो चलिए एक बार रिपीट ही होना है, वो तो जानबूझ के करा जाता है, क्योंकि आपने देखा उसमें 2-3 स्लाइड लगी थी, काफ़ी कॉसेक और कॉट का इंटीग्रेशन लगा था, तब जाके हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी आया था। 3 स्लाइड्स का काफ़ी वर्क था, यानी कि आपके पेज पर देखें तो कम से कम रजिस्टर का एक पेज पूरा। लेकिन एम्पियर्स लॉ से सेम डेरिवेशन 3 लाइन में हो जाता है। ठीक है ना, आप तुमको कराया भी है मैंने, तो मैं भी वो इसको कराने जा रहा हूँ, फिर सोलेनॉइड फिर टोरॉइड। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए भैया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिसन, क्या है टॉपिक का नाम, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर लॉ में सबसे पहली एप्लीकेशन है आपकी, और वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वही क्या बोलते हैं, इन्फिनिटली लॉन्ग हाँ हाँ अच्छा, I1 I2 नहीं नहीं, वो तुम अब नहीं फंसोगे। लिसन, आपने इतना तो समझ ही लिया कि एम्पियर्स लॉ टॉप व्यू पे लगता है, इतना तो समझ ही लिया आपने। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगर एक इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है आपके सामने, तो आपको नहीं लगता कि जो साइड व्यू से यूं दिख रहा था वही टॉप व्यू से यूं दिखेगा? बोलिए हाँ या ना। जो साइड व्यू से यूं दिख रहा है टॉप व्यू से यूं दिखेगा। अब यहां से d डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, वहां पर आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम निकाल भी चुके हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, दोबारा से निकालने एम्पियर्स लॉ से। तो यहां से अब टॉप व्यू से ये D पॉइंट कैसे दिखेगा, टॉप व्यू से ये D पॉइंट कुछ यूं दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मैं आई इधर बना देता हूं। तो टॉप व्यू में वही D पॉइंट्स, D दूरी पर P पॉइंट जहां आपको फील्ड निकालनी है वो यूं दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो हाँ या ना। तो ये साइड व्यू, ये टॉप व्यू। अब क्या बोलते हैं, यहां तो लूपिंग होती नहीं है, लूप हम बनाते नहीं, लूप तो हम एम्पियर्स लॉ में बनाते हैं। तो अब हम यहां पर लूप बनाएंगे, तो लूप बनाते हैं। तो मैं व्हाइट कलर से लूप दिखा देता हूं आपको। देखिए, अभी लिखिए मत प्लीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ध्यान से। तो अगर मैं यहाँ लूप बनाता हूँ, तो लूप मैं कैसे भी बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अमीबॉइडल लूप भी बना सकता हूँ। लूप बनाने के लिए आई एम इंडिपेंडेंट, बट ये देखा गया है जब आप इंडिपेंडेंट है तो आप वो लूप लेंगे ना जो सबसे आसान कैलकुलेशन कर देती हो। तो ये देखा गया है कि अगर हम यहाँ पर एक सर्कुलर लूप बनाते हैं तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप बनाएंगे। क्या कर रहा हूँ मैं, फील्ड बनाने लग गया गलती से। ये सर्कुलर लूप आपकी बन गई। ये एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए आपने एक इमेजिनरी लूप बनाई है, दिस इज नॉट रियल। ठीक है, अपने मन मर्जी आपको ऐसे डायरेक्शन देना होता है। डायरेक्शन हम कौन सा देंगे, तो हम एंटी क्लॉक देंगे। क्यों देंगे? एंटी क्लॉक देने से बाहर का आने वाला करंट पॉजिटिव हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ लूप आउटवर्डली पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, समझ में आ रहा है? ठीक है, बाहर से आने वाली लूप हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, बाहर आने वाली करंट, बाहर आने वाला करंट। तो ये लूप का डायरेक्शन है हमारा, जिसकी वजह से अब हमारा आई हो गया पॉजिटिव। तो हमें फर्जी नेगेटिव से आरएचएस में डील नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? आज सुनिए, अब
इस पर फील्ड कितनी होगी, तो फील्ड बना देता हूँ मैं, फील्ड को कैसे पिंक से दिखा दे रहा हूँ। अब आई की वजह से जो फील्ड लाइंस यहाँ निकल रही थी, कैसे निकल रही थी यहाँ फील्ड लाइंस, यहाँ पर हम उनको दिखाते तो कुछ यूँ दिखाते, बोलो हाँ या ना, जैसे मैंने कहा सीडी की तरह। तो यहाँ हम कैसे दिखाते हैं, 1 2 ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइंस आती, लेकिन हमें सिर्फ उस फील्ड लाइन से मतलब है जो पी से पास हो रही हो। मैंने जानबूझ से हल्का सा डिफरेंशिएट किया था कि ये वाइट वाला भी आपको दिखता रहे। आपको नहीं लगता कि पी से पास होने वाली आपकी इमेजिनरी लूप वाइट कलर में और जो आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो पी से पास हो रही, ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर रही हैं। पिंक से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट आई है विच इज पासिंग थ्रू पी, और भी फील्ड लाइन्स है मैंने बना के दिखाई भी, बट दिस पिंक वन इज पासिंग थ्रू पी। और पी से एक और चीज़ पास हो रही है वाइट कलर में, जो आपने इमेजिनरी लूप बनाई है एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए, ये दोनों ही कंप्लीटली ओवरलैप कर रही हैं दूसरे को कि नहीं कर रही हैं, कर रही हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका डायरेक्शन वाइट वाली लूप का जो कि इमेजिनरी है आपके हाथ में था, लेकिन पिंक वाली का आपके हाथ में नहीं है। उसमें आप क्या करते हैं, करंट के अलॉन्ग अपने अंगूठे को रखते हैं और फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो क्या आ रहा है, एंटी क्लॉक आ रहा है। तो पिंक लूप जो कि एक्चुअली में इमेजिनरी लूप नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, उसका डायरेक्शन भी कितना आ रहा है, ठीक है ना, एंटी क्लॉक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको बना दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट इज, करंट यूँ है तो पिंक वाली लूप का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम टू सेम होगा, ऐसे करके होगा, एंटी क्लॉक होगा। यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पी पर। पॉइंट पी पर हमें क्या क्या बनाना है, सबसे पहली चीज़ तो हमें पॉइंट पी पर बनानी है मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस पिंक सर्कल के टेंजेंशियल होगी, बोलो हाँ या ना। ये हमारी फील्ड हो गई पी पॉइंट पर, फील्ड लाइन की वजह से हम इसे हासिल कर पाए। दूसरी चीज़ जो वाइट कलर में आप देख रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ डीएल बनेगा जो वाइट के नॉर्मल टेंजेंशियल ही होगा, बोलो हाँ या ना। आपको नहीं लगता कि डीएल भी, क्योंकि दोनों ओवरलैप कर रही हैं, दोनों एक तरह से आइडेंटिकल लूप्स हैं, आपको नहीं लगता दोनों के टेंजेंट्स भी एक दूसरे के हूबहू ओवरलैप ही करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, बस साइज अलग अलग हो सकता है, बट बी और डीएल दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ बनाएंगे तो दोनों बी और डीएल एक तरफ आएंगे, यहाँ बनाएंगे तो भी बी और डीएल दोनों एक तरफ आएंगे। तो इस पूरी लूप में यहाँ से लेके यहाँ तक बी और डीएल हमेशा एक दिशा में नहीं रहेंगे, दिशा उनकी चेंज होगी, बट दोनों उसी दिशा में एक साथ रहेंगे, बोलो हाँ या ना, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, ओवरलैप करेंगे, पैरेलल नहीं कह सकते बिकॉज एक के ऊपर एक है। ठीक है, कोइंसाइड। हाँ हाँ तो हमारा जो ये वाइट वाली लूप होती है वो क्लॉकवाइज चलता है। हाँ, और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड तुम ये कह रहे हो कि करंट अगर इन्वर्ट जा रहा होता तो उस केस में जाहिर सी बात है कि हमारी पिंक वाली फील्ड इधर को बनती क्लॉक, तो उस केस में हम इस वाइट वाले को भी क्लॉक ही लेते फिर, ताकि फिर एंगल जीरो बना रहे और बी डीएल दोनों यूँ आते। और अगर आप एक को क्लॉक और एक को एंटी क्लॉक लेते तो बी ऊपर आता, डीएल नीचे, या बी नीचे डीएल ऊपर। लेकिन फिलहाल दोनों को एक साथ लिया जाता है, इतने वेरिएशन इसमें आते नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एक्चुअल एम्पियर्स लॉ लगाएं तो व्हाट वी विल गेट, क्लोज्ड इंटीग्रेशन है सर्कुलेशन ऑफ बी डॉट डी एल विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, म्यू नॉट आई। बी डी एल तो हर जगह क्या है, पैरेलल है या कोइंसाइड कर रहा है, सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस जीरो। आई क्या है, आई एक है बाहर की तरफ, देयर इज नो I1 I2 I3 I4, और बाहर हर चीज़ क्या है इस बार, पॉजिटिव, तो आई भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो म्यू नॉट आई को हम म्यू नॉट आई ही लिखेंगे। यहाँ तक ठीक है, कमरा डाउट। हाँ, अब ये पी पॉइंट पर जो फील्ड है वो बी है। अच्छा, पी पॉइंट जैसे मैं कहता हूँ भारत का कॉमन मैन, तो जब मैं कहता हूँ भारत का कॉमन मैन तो मैं एक आदमी को बोल रहा हूँ, सिंगुलर या 140 करोड़ लोग को बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। ठीक है ना, हम बोलते हैं अब आदमी क्या ही कर, वो आदमी मतलब वो सभी के लिए बोल रहा है सामने वाला। ठीक है, वैसे पी पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट नहीं है, वो सारे ही पॉइंट्स को शो कर रहा है, क्योंकि सारे ही पॉइंट्स वायर से एक समान दूरी पे हैं। बात समझ में आ गई।
यानी कि ये बी फील्ड भी सब पर सेम होगी, यानी कि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। बचा क्या, इंटीग्रेशन डीएल। इंटीग्रेशन देखो डीएल कुछ नहीं है, एक पॉइंट है, इस सर्किल का एक पॉइंट है डीएल, उससे भी छोटा है बल्कि। तो इंटीग्रेशन और भी क्लोज्ड, डीएल का मतलब जितने पॉइंट से सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, हाँ सरकमफ्रेंस मिल जाएगा 2 पाई आर। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएल, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई, इस बार आर को मैंने डी लिया है, आप आर भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, तीनों चीज़ें चलती हैं। आपको नहीं लगता ऑलरेडी बी आ चुका है? अगले स्टेप में बी क्या हो जाएगा यहाँ से, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। दिस इज द मैजिक ऑफ एम्पियर्स लॉ। 1 2 3 तीसरे स्टेप में आ चुका है, चौथे में तो आपने फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है। जो चीज़ यहाँ तीसरे स्टेप में आ गई वो वहाँ पर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 30 स्टेप्स लिया था बायोट-सावर्त से निकालने में, ठीक है ना। तो ये एम्पियर्स लॉ का मैजिक है। साइड व्यू, टॉप व्यू, कैलकुलेशन, कहानी खत्म। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अक्षय, any doubt? Kindly note it.